नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। जैसा कि एमपीपीएससी 2021 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 9 जनवरी 2022 से प्री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे और कुछ लोग भरने की सोच रहे होंगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म को भर दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमपीपीएससी का सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में योग्यता क्या होती है और इसके बारे में कैसा पेपर कैसा आता है, इसका सिलेबस कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या है, इसमें विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता की। तो ऐसे कैंडिडेट जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई पास कर चुके हैं, यानी कि जो स्नातक पूरी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो यह एग्जाम में पेपर दे सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले तो क्या है, स्नातक, उसके स्नातक पास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी योग्यता है वो है आयु। तो कैंडिडेट को 21 वर्ष पूरी होना चाहिए, यानी कि वह 21 साल का होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए, यह आयु की गणना 1 जनवरी 2022 तक 21 वर्ष पूरी कर चुका हो। उसके बाद अगर और भी जानकारी लें कि योग्यता के आधार पर, योग्यता माने कुछ विभाग हैं जिनमें क्या है अलग से योग्यताएं हैं। जैसे कि पुलिस विभाग में जाओ तो पुलिस विभाग में कुछ शारीरिक मापदंड के अनुसार योग्यताएं हैं। तो उसके अनुसार अगर देखें तो जो पुरुष की हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वहीं महिला की ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हुई योग्यता की बात। अब आगे चलते हैं, इसमें वेतन क्या होता है। तो देखो, वेतन की बात की जाए तो वेतन तो बहुत है, लगभग अपन ये मान के चलें कि 15,600 से 36,000 से ऊपर पहुंच जाती है, 36,000 के से ऊपर पहुंच जाती है। और अगर ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे 5400 से स्टार्ट है। अलग अलग पदों के लिए भी ग्रेड पे अलग अलग है और अलग अलग पदों के लिए भी वेतनमान अलग अलग है, यानी कि यहाँ वेतन वाला कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है हमें इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अभी हम इसके आगे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, इसका सिलेबस क्या होता है। तो पुस्तकों के बारे, उससे पहले पुस्तकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमें कैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अगर हम एमपीपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उन बुकों को अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आता है वह इन एनसीईआरटी जो बुकें हैं उन्हीं से ही आता है। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें खरीद लें, इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर के लिए कोई भी मासिक पत्रिका ले लीजिए जो अच्छी हो, जिसमें अच्छे तथ्य करंट की जानकारी दी गई हो। तो प्रतिदिन मासिक पत्रिका का अध्ययन करते रहें। साथ में जो न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्रों का भी आप प्रतिदिन अध्ययन करते रहें। हमें देश विदेश और की जो भी जानकारी है खेल कूद की, वो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये हो गई किताबें। और भी किताबें हैं, जैसे अगर संविधान की बात करें तो संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत की आप संविधान की किताब पढ़िए।
जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है उसे संविधान का नोबेल भी कहा जाता है। अगर सिलेबस की बात करें तो एमपीपीएससी की वेबसाइट पर इसका सिलेबस भी डला हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके पेपर में होता क्या है, कैसा कैसा पेपर आता है। तो 2021 का जो सिलेबस है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस पर मैं आपके लिए थोड़े विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले तो है परीक्षा योजना। तो आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 3 चरण होंगे। कौन कौन से चरण होंगे? एक तो होगा प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। कौन सी होगी? पहले प्रारंभिक परीक्षा। फिर उसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। फिर उसके बाद होगा आपका साक्षात्कार। यानी कि इस एग्जाम में 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है, उस परीक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्री में 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपका सामान्य अध्ययन के लिए। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा वो होगा आपका 2 घंटे के लिए और 200 अंकों का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका रीजनिंग और सामान्य अभिरुचि परीक्षण के लिए। यह भी 2 घंटे का होगा और 200 अंकों का होगा। यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ से जो लिस्ट बनती है वो बनती है सिर्फ सामान्य अध्ययन, यानी कि जो पहला प्रश्न पत्र है इसी पर ही आपकी कट ऑफ की लिस्ट जाती है प्री की। अगर हाँ वन विभाग के लिए आपने पद भरा हुआ है तो उसमें आपको इससे भी फिर कट ऑफ इसमें के अंक भी जुड़ते हैं, यानी कि फिर आपके सामान्य पहला प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के टोटल अंकों को जोड़कर फिर उसकी कट ऑफ बनाई जाती है। दूसरी बात, यहाँ से वे कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसने अच्छे नंबर प्राप्त किए हो। ज़्यादातर जिसने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं प्रथम प्रश्न पत्र में वो है यहाँ से कैंडिडेट पास हो चुका होता है, यानी कि वो दूसरे जो मेंस एग्जाम के लिए उसके लिए क्वालिफाई कर जाता है। यहाँ आपको एक बात बताई नहीं गई है, एक बात और बता दें, जैसे कि जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे ये अपने वैकेंसी के आधार पर होता है। जैसे कि अगर 300 वैकेंसी हैं, 300 वैकेंसी हैं तो मेंस के लिए लगभग 18 गुना या 20 गुना लिया जाता है। कितने गुना कैंडिडेट को लिया जाता है? 18 गुना लिया जाता है या 20 गुना लिया जाता है, यानी कि 18 की 54 लगभग 5400 के आसपास यहाँ से कैंडिडेट को लिया जाता है। और यह जो प्री का पेपर होता है यह सिर्फ और सिर्फ छंटनी के लिए होता है, इस बात को आप ध्यान से रखना। यहाँ से सिर्फ बहुत सारे कैंडिडेट लगभग 95% कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो आपको इसलिए यह एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के। राज्य सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके अगर पाठ्यक्रम की चर्चा की जाए तो पहले मध्य प्रदेश से बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इसमें क्या क्या आएगा। तो मध्य प्रदेश का जो जीएस पोर्शन है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य वाला पोर्शन भी लिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, महत्वपूर्ण घटनाएं और राज्यवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य,
मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति एवं व्यक्तित्व। अब देखते हैं इसके बाद है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पूछा जाता है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में भी आते हैं क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम एवं भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर भूगोल की बात की जाए तो देखो इसमें भारत का भी भूगोल आता है और मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत, पठार, श्रृंखलाएं, ये सब मध्य प्रदेश के भूगोल में आएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर मध्य प्रदेश से कोई भी टॉपिक छूटा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश प्रमुख व्यक्तित्व से लेकर जल नदियों तक के क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से पूछे जाएंगे। आगे अगर देखते हैं तो भारत एवं विश्व का भूगोल। पहले तो बात करेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, ये सब भारत के एवं विश्व के भूगोल में पूछा जाएगा। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी, जनांकी, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, ये विश्व के भूगोल में आए हैं। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यहाँ हम आपको बता दें विश्व के प्राकृतिक संसाधनों से आशय है जैसे मछली, सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ निकाला जाता है। इस प्रकार के ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो विश्व के भूगोल में आपको पूछे जा सकते हैं। संविधान की बात कर ली जाए तो संविधान में भारत का भी संविधान पूछा जाता है और जो राज्य का संविधान है उसमें भी पूछा जाता है। तो पहले राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में देख लेंगे। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, उसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के में आते हैं, तो ये पूछा जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न आएंगे। मध्य प्रदेश की जनगणना एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातीय अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। अभी हमने जो बात की थी वो थी राज्य की राज्य व्यवस्था। अब भारत की जो भारत की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में देखिए क्या क्या आएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। संविधान सभा, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर संविधान उन्होंने डाला है तो संविधान का कोई भी पॉइंट छूटा नहीं जाएगा। पूरा का पूरा संविधान में जो जो लिखा हुआ है वो संविधान से सब पूछा जाएगा। फिर भी एक बार और नज़र डाल लेते हैं क्या क्या है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद,
नागरिकों के मौलिक अधिकार आ गए हैं, कर्तव्य आ गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत, संविधान संशोधन पूछा जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग विकास और विदेश व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं एवं उनकी उपलब्धियां, जैसे इसरो वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, परमाणु जो केंद्र हैं उनके बारे में पूछा जाएंगे, ठीक है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर की बात कर ली जाए, जो अभी हमने आपको बताया था कि हमें इसके लिए मासिक पत्रिका या न्यूज़पेपर को हमें एक कंटिन्यूस तरीका से पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी क्या करंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो सके। अब देखो करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। पहले तो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थाएं, यानी कि व्यक्तित्व का मतलब होता है कि वर्तमान में कौन क्या बना हुआ है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, भारत में रक्षा मंत्री कौन है, इस प्रकार के ये व्यक्तित्व पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कारों के बारे में आएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में किया जाए तो आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे चुका है। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स, यानी कि कंप्यूटर का ये पोर्शन है, सीधा सीधा कहें कंप्यूटर का ये पोर्शन है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या संवैधानिक संस्थाएं, भारत का निर्वाचन आयोग, ये आयोग हैं, आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने आयोग हैं आपको हम बता देते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य का निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नीति आयोग है, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग और सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। यानी कि आपको कहे तो ये जो आयोग है, ये आयोग से 10 नंबर के क्वेश्चन लगभग प्री में पूछे ही जाएंगे, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो पहला प्रश्न पत्र था वो था जीएस पोर्शन वाला, उसमें केवल जीएस के ही प्रश्न आएंगे। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न की बात करी जाए तो जिसमें क्या आता है, जो 2 घंटे का रहेगा, तो उस पेपर में अगर देखा जाए तो बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तित्व कौशल, यानी कि ये सीधा सीधा रीजनिंग गणित के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और ये तार्किक कौशल यानी रीजनिंग क्या आ गया, विश्लेषणात्मक क्षमता है, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का इसमें स्टैंडर्ड रहेगा। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर रहेगा। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, यानी कि इसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। तो ये तो था प्री एग्जाम का सिलेबस। जैसे आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उसके बाद आता है मेंस।
अब मेंस में क्या व्यवस्था होती है, उसका सिलेबस क्या होता है, ये थोड़े उस पर चर्चा कर लेंगे। इसके बारे में चर्चा और अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है, कैसा पेपर आएगा। तो आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो है सामान्य अध्ययन का। कैसा है? सामान्य अध्ययन का, जिसमें इतिहास और भूगोल पूछा जाएगा। कितने घंटे रहेगा? इसकी अवधि रहेगी 3 घंटे, और ये कितने नंबर का रहेगा? 300 नंबर का रहेगा। आप इस पेपर को हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो है राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। राजनीति जो दूसरा प्रश्न पत्र है ना, उसका विषय क्या रहेगा? राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। यह भी 3 घंटे का रहेगा और 300 नंबर का आएगा। इसे भी आप हिंदी या इंग्लिश के माध्यम में इसके आंसर दे सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन वाला विज्ञान और टेक्नोलॉजी, यह 3 घंटे का है। यह भी 300 नंबर का रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी में इसको दे सकते हैं। चौथा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, 3 घंटे का, और ये 200 नंबर का इसमें उन्होंने कर दिया। पांचवा जो प्रश्न पत्र है वो है हिंदी का, हिंदी और उसका व्याकरण। यह 3 घंटे का है और 200 नंबर का होगा। यह केवल हिंदी में देना है। उसके बाद है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन, 2 घंटे का रहेगा, 100 नंबर है, और हिंदी माध्यम में। इन सब के बाद होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार आपका जब होगा जब जैसे ये आप मेंस का एग्ज़ाम दे लेते हैं और मेंस के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ध्यान रहे इस बात का कि जो मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर पर ही सिलेक्शन होता है। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर आपके अगर मेंस में आए हैं और इंटरव्यू में आए हैं, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। तो आप फोकस कीजिए कि मेंस तक पहुँचें, मेंस के को भी क्वालिफाई करें, अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, ताकि आप की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप टॉप पर आ सकें। ठीक, धन्यवाद।